ओके सो गाइस नेक्स्ट स्टेशन है कि ये आपको डेक्सट्रोज का इंजेक्शन नज़र आ रहा है 25% डेक्सट्रोज या 2.5 ग्राम्स है जिसमें 250 mg पर ml डेक्सट्रोज होता है। तो वो आप एक अनकॉन्शियस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं इमरजेंसी में और फिर वो फ्यू मिनट्स के अंदर रिकवर कर जाता है। तो आपने बताना है कि ऐसे पेशेंट का क्या डायग्नोसिस है। सो सच अ पेशेंट जिसको हम 25% डेक्सट्रोज दे रहे हैं इंजेक्टेड फॉर्म में, तो मोस्ट लाइकली दैट पेशेंट इज़ हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक है, सो दैट पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। कौन सी और ड्रग जो है इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट। सो ऑल्टरनेट के तौर पे आप ग्लूकागॉन दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है कि आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। सो दिस इज़ बेसिकली नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। उसके बाद आपने इसकी इंडिकेशंस बतानी है। सो इट इज़ यूज इन फीडिंग, डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, स्टमक वॉश के लिए यूज़ होता है। एंड टू कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या है कि इससे अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और इंडिकेशन ये है कि इट इज़ यूज्ड इन या इट इज़ इंडिकेटेड इन एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ठीक है। ओके, इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस में इसकी रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है, ब्लीडिंग इसकी वजह से हो सकती है, या एस्पायरेशन हो सकती है। ठीक है। देन हमारे पास आपने इस ड्रग का नाम बताना है, इसकी 3 इंडिकेशंस बतानी है। ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली फ्यूरोज़ेमाइड। ठीक है, इंजेक्शन है फ्यूरोज़ेमाइड का। ठीक है, इंजेक्शन फ्यूरोज़ेमाइड। इसके 4 एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि इसको बेसिकली हम सॉरी हाँ, पहले इंडिकेशंस देख लेते हैं। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं कि इसको हम देते हैं इन केस ऑफ एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, या फिर हम देते हैं हेपेटिक सिरोसिस में विद फ्लूइड रिटेंशन या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, या फोर्स डायरेसिस में इन वेरियस पॉइजनिंग्स, या फिर हम इंजेक्शन फ्यूरोज़ेमाइड दे सकते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोयूरिक एक्यूट रीनल फेलियर में विद फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है। उसके बाद आपने इंजेक्शन फ्यूरोज़ेमाइड के एडवर्स इफ़ेक्ट्स बताने हैं। ठीक है। सो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसकी वजह से हाइपोवोलेमिया या हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपर यूरेसीमिया, मसल क्रैम्प्स, पैंक्रेटाइटिस, रैशेस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, टेनाइटिस या हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है। देन आपने बताना है कि इसकी क्या इस फ्लूइड की क्या टाइप है। ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास जो फ्लूइड है दिस इज़ हिमासील। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली अ कोलॉइड। ठीक है। सो आपने याद रखना है दिस इज़ कोलॉइड। एंड देन आपने बताना है कि कब इसकी इंडिकेशंस होती हैं, कब इट इज़ इंडिकेटेड। सो इट इज़ इंडिकेटेड इन केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, बर्न्स, या असिस्टेंस इन टैपिंग असाइटीज़ या प्लूरल एफ्यूजन में इट इज़ इंडिकेटेड। ठीक है। इसके बाद इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेशन है कि 60 इयर्स ओल्ड क्रॉनिक स्मोकर है और वो कंप्लेन करता है परसिस्टेंट वेट लॉस का एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस का फॉर 2 मंथ्स। ठीक है। 60 इयर्स एज का एक क्रॉनिक स्मोकर है और उसको परसिस्टेंट वेट लॉस है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है 2 महीनों से। जब इसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तो उस पर देखा गया कि उसको क्लबिंग थी। ठीक है। इसके अलावा निकोटीन स्टेनिंग थी फिंगर नेल्स पे। ठीक है, और ट्रैकिया भी शिफ्टेड था टू द लेफ़्ट। ठीक है। सो व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस। तो इसकी डायग्नोसिस ये है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि लेफ़्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्फिल्ट्रेशन होती है इस केस में। ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, तो वो हैं एक तो चेस्ट एक्सरे आप करवाएंगे, सीटी स्कैन या सीटी स्कैन चेस्ट या मीडियास्टम करवा लेंगे। इसके अलावा सीटी ब्रेन और सीटी एब्डोमेन करवा लेंगे। इसके अलावा आप हिस्टोपैथोलॉजी करवाएंगे जो कि ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी के थ्रू होगी। ठीक है। देन आपके पास है कि 10 इयर्स ओल्ड गर्ल है एंड शी डेवलप्स क्रॉस हीमेचूरिया आफ्टर सोर थ्रोट। ठीक है। और साथ में उसका बीपी बहुत रेज है, 170/100 है और 2+ प्रीटिबियल एडीमा है। ठीक है। सीरम क्रेटिनिन उसका 3.2 mg/dl है
एंड यूरिन शोज मल्टीपल आरबीसी कास्ट्स, ठीक है। सो आपने बताना है दैट व्हाट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। देन 3 अदर इन्वेस्टिगेशंस जो आप करवाएंगे, एक तो इसमें होगा 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा थ्रोट स्वैब, एसोटाइटर्स एंड रीनल बायोप्सी करवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद अनऑब्जर्व स्टेशन नंबर 63 है आपके पास कि 25 ईयर्स ओल्ड मेल है, और उसका जो सीनियर कोलीग है वो उसको बेसिकली लेके आया है विद अ हिस्ट्री दैट ही इज़ लॉकिंग हिज वाइफ एट होम वाइल लीविंग द हाउस, ठीक है। और रिपीटेडली वो अपने वाइफ को रात को बहुत ज़्यादा मारता भी है, ठीक है। एंड बेसिकली ही बीट्स हिज वाइफ बिकॉज ही वॉन्ट्स दैट शी शुड गिव मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट regarding any of her sexual involvement with his colleagues, ठीक है। And on psychiatric interview, the individual denies having any illness. So he believes that his colleagues are ruining his family and appears tense and worried. Now, what is the diagnosis, or what are the differential diagnosis? Basically, they have asked the differential diagnosis of such a case, ठीक है। तो the patient may have organic brain disease या drug induced states, ठीक है, या any endocrinopathies या hypothyroidism, any metabolic disorder like encephalopathy, or the patient might be a case of schizophrenia, mania or delusional disorder, ठीक है। Then what are the precautions, ठीक है, that you would suggest to attendant of the patient once the patient is on outdoor treatment, ठीक है। तो जो precautions हैं आपने वो बतानी है. So you would give some precautionary measures to the attendant that the attendant should clearly be explained about the illness firstly, ठीक है। उसको इस पेशेंट की बीमारी का सबसे पहले तो कम्प्लीटली इल्म होनी चाहिए, ठीक है, उस अटेंडेंट को। इसके बाद पेशेंट जो है उसका जितना भी उसका रिएक्शन या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसकी इलनेस के दौरान हो सकते हैं, या उसका जो भी लैक ऑफ इंसाइट है, ठीक है, उसके बारे में भी अटेंडेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन जो स्पाउस है पेशेंट का, उसको इमीडिएटली सेपरेट कर देना है फ्रॉम हिम until his delusion has cleared up, ठीक है। और attendant should be warned that he should not take the matter lightly and should ensure regular medication to the patient. So medication should be ensured by the attendant, ठीक है। so ये जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ये आपने बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेशन के 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कंप्लेन कर रहा है ऑन एक्सर्शन। इसके अलावा पेल्पिटेशंस भी हैं उसको, और जब फिज़िकल एग्जामिनेशन किया गया तो पेरिस्टल हीव जो है वो रिवील हुई, और साथ में स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड जो है वो नज़र आ रही थी। सो स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड डायरेक्टली गिव्स अ क्लियर कट डायग्नोसिस ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ राइट साइड ऑफ हार्ट की ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बताई हुई है, लेकिन ये ही काफ़ी है जो इन्होंने सिनेरियो में मेंशन कर दिया है, स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड, इट क्लियरली इंडिकेट्स एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सो the salient abnormality in this data is atrial septal defect with left to right shunt, and there was a step up in oxygen saturation which you can see in this data, ठीक है। उसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। or step up in oxygen saturation in the right atrium when the oxygen saturation is usually about 65 to 70%। राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन है, नॉर्मली कितनी होती है, दैट इज़ 65 to 70%, ठीक है। सो ये आपको कुछ पता चल रहा है इस सिनेरियो से। आपने जो चीज़ें इंटरप्रेट की हैं और जो एबनॉर्मेलिटी है वो आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। देन डायग्नोसिस एज टोल्ड इट इज़ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो कार्डियक ऑस्कल्टेशन पे आपको मिलेगी दैट इज़ दैट वाइट फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इज़ सीन, ठीक है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ओवर हेयर। सो दिस इज़ सीटी स्कैन ब्रेन, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑब्वियस एबनॉर्मेलिटी सीन, तो यहाँ पे हाइपोडेंस एरिया है जो कि लेफ़्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को यानी पेराइटल रीजन को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट सेरेब्रल एडीमा है, ठीक है।
और लेफ़्ट जो बेसिकली पैराइटल रीजन को और जो लेफ़्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको इन्वॉल्व कर रहा है, और वहाँ पे ही आपको हाइपोडेंस एरिया भी नज़र आ रहा है। देन रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एंड सिगरेट स्मोकिंग आर द रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद ये केस आप देख लें कि 35 इयर्स ओल्ड मेल स्मोकर है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है एंड कंप्लेन्स ऑफ 3 days हिस्ट्री ऑफ कफ, वीज एंड हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, सो आपने रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस इस फिगर को देखते हुए बताना है। सो आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ठीक है, एंड क्या 4 एक्सपेक्टेड साइंस हो सकते हैं ऑफ चेस्ट एग्जामिनेशन। तो ऐसे पेशेंट के चेस्ट एग्जामिनेशन पे आपको डल परकशन नोट मिलेगा, वोकल फ्रामेटस मिलेगा, ब्रोंकियल ब्रीदिंग मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग साउंड्स मिलेंगे एंड देन डिक्रीज एक्सपेंशन होगी ऑन द अफेक्टेड साइड। ठीक है, तो ये होंगी 4 एक्सपेक्टेड साइंस ऑन चेस्ट एग्जामिनेशन। देन आपने 2 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जो इस पेशेंट में आप करेंगे वो बताएंगे। तो सीबीसी करेंगे आप, इसका ESR, स्पूटम करेंगे फॉर स्टेनिंग एंड कल्चर सेंसिटिविटी, एंड इसके अलावा ब्लड कल्चर भी करेंगे। ठीक है, देन आपने 2 मोडेलिटीज़ बतानी है इसकी ट्रीटमेंट की। तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजेशन देंगे विद सेल्ब्यूटामोल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे आपको स्लाइटली इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पिक्चर को देख के, और रेट क्या है इधर 240 है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बहुत नैरो हैं। ठीक है, स्लर्ड हैं और अपराइट है स्पेशली इन V1 लीड। ठीक है, देन इंटरप्रिटेशन क्या है कि इट इज़ पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट आपके पास जो है स्टेशन है जिसमें फिगर दी गई है एंड इट शोज़ बेसिकली रैश दैट हैज़ अकर इन दिस यंग वुमेन एंड शी इज़ कंप्लेनिंग ऑफ फीवर एंड माउथ अल्सर्स फॉर 6 months। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग कंडीशन। सो दिस इज़ बेसिकली SLE। ठीक है, एंड 5 सिम्टम्स आपने बताने हैं दैट मे बी सीन इन दिस पेशेंट। तो फीवर हो सकता है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, फोटोसेंसिटिविटी, आर्थराइटिस, प्लूराइटिस, निमोनिया, निमोनाइटिस, एसाइटिस, एलोपेशिया, वेस्कुलाइटिस। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं।